हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से आपका बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपका सारा बायोलॉजी का सारा चैप्टर आपका एक एक करके समाप्त कर दिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं सेल को, मतलब कोशिका को पढ़ते हैं। तो पहला सवाल से आपका स्टार्ट करते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई अंग को कहते हैं, कोशिका कहते हैं, उत्तक को कहते हैं या डीएनए को कहते हैं? तो चलिए बताइए क्या होता है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका को कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। कोशिका जो होती है समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज जो है कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज जो 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? आपका आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका खोज जो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन इन्होंने जो है मृत कोशिका खोज किया था। इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज किया था। क्या किया था? मृत कोशिका की खोज किया था। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसलिए रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं हम लोग, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। लेकिन इन्होंने तो मृत कोशिका खोज किया था, लेकिन फिर जीवित कोशिका खोज जो है किसने किया था? जीवित कोशिका खोज। तो इसके जो है आपके 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में जो है एंटनी वॉन लीवरहॉक ने किया था, जीवित कोशिका खोज किया था। 1674 ईस्वी में जो है एंटोनी वॉन लीवरहॉक ने जो है जीवित कोशिका खोज किया था। और 1665 ईस्वी में जो है रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका खोज किया था। और जीवित कोशिका खोज किसने किया था? आपका एंटनी वॉन लीवरहॉक ने किया था, जीवित कोशिका खोज किया था। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कोशिका से रिलेटेड कि एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। कोशिका बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है किसकी होती है। ओवरऑल में पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो किसकी होती है? आपकी शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है सबसे बड़ी होती है ओवरऑल में। और सबसे छोटी किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का जो होता है सबसे छोटी कोशिका होती है। और मनुष्य में पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, मनुष्य में पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, इसमें क्या होता है? महिला का ओवम। महिला का ओवम मतलब अंडाणु होता है। महिला का ओवम मतलब अंडाणु होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? पुरुष मतलब मनुष्य में क्या होता है? तो अस्पर्म होता है। अस्पर्म मतलब शुक्राणु। अस्पर्म मतलब शुक्राणु जो होता है सबसे छोटी कोशिका होता है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपकी न्यूरॉन की होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? न्यूरॉन की होती है। मतलब तंत्रिका तंत्र की होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ये कुछ फैक्ट हैं आप जिसे याद रख सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपका, बताइए इसका आंसर बताइए। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे कौन? आपका स्लाइडेन और रॉबर्ट हुक थे, या थियोडोर स्वान या बिर्चो थे, या एम स्लाइडेन या थियोडोर स्वान थे, या रॉबर्ट हुक एवं पुरकिंजे थे? तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडेन और स्वान थे। कौन थे? स्लाइडेन और स्वान। डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आपके स्लाइडेन और स्वान। कौन थे? स्लाइडेन और स्वान थे। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो है सभी जीवों मतलब जंतु प्लस पादप का शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं से जो है निर्मित होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है तथा शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती है। कोशिका की उत्पत्ति जो है केंद्रक में प्रमुख भूमिका निभाता है। कोशिका की उत्पत्ति में जो है, एक चीज़ याद रखिएगा आप, कोशिका की उत्पत्ति में जो है केंद्रक, कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक जो आपका न्यूक्लियस जो है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस जो है यह मुख्य भूमिका निभाता है, मतलब प्रमुख भूमिका निभाता है, आपका केंद्रक निभाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा कि कोशिका की उत्पत्ति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक निभाता है, मतलब न्यूक्लियस निभाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था।
तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, केंद्र की खोज किसने किया है, जीवद्रव्य की खोज किसने किया है, नामकरण किसने किया है, राइबोसोम खोज किसने किया। थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा इसको आपको सही तरीके से बता देते हैं। जैसे कोशिका की खोज जो है किसने किया था, कोशिका की खोज जो है, कोशिका की खोज किसने किया आपका, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया आपका, रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की खोज जो है आपका, कोशिका की खोज जो किसने किया आपका, रॉबर्ट हुक ने किया। कुछ कुछ चीज़ बता दें, कोशिका खोज किसने किया आपका, रॉबर्ट हुक ने किया है। अब जीव द्रव्य की खोज किसने किया है, जीव जीव द्रव्य की खोज किसने किया है आपका, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया है आपका, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जैसे कोशिका की खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है, और जीव द्रव्य की खोज किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन ने दिया था, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया है, अल्टमैन ने किया। किसने किया है, अल्टमैन ने किया है। लाइसोसोम की खोज किसने किया आपका, डी डुबे ने किया। किसने किया है, डी डुबे ने किया है। और लाइसोसोम की खोज किसने किया, डी डुबे ने किया है। और केंद्र की खोज किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्र की खोज किसने किया आपका, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और जीव तरफ का नामकरण किसने दिया है, तो जीव तरफ का नामकरण किसने किया आपका, पुरकिंज ने किया। किसने किया है, पुरकिंज ने किया। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, पुरकिंज ने किया। और गोल्जी का खोज किसने किया, या गोल्जी का खोज किसने किया आपका, कैमिलो गोल्जी ने किया। और राइबोसोम का खोज किसने किया आपका, जी ई पैलेट ने किया। किसने किया, राइबोसोम का खोज किसने किया है, जी ई पैलेट ने किया है। क्रोमैटिन का खोज किसने किया आपका, फ्लैमी ने किया। ये सारी चीज़ें आपको आगे बताई जाएगी, ये आपका एक ब्रीफ में आपका इंट्रोडक्शन था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा। तो पूछा गया केंद्र की खोज, केंद्र की खोज जो किसने किया है, आपको बताया गया था केंद्र की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्र की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो पहला का क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब जीव द्रव्य की खोज किसने क्या बताए थे, जीव द्रव्य की खोज किसने किया है, और जीव द्रव्य की खोज भी किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्र की खोज और जीव द्रव्य की खोज किसने किया है आपका, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और कोशिका सिद्धांत आपसे बताया गया, राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने किया था आपका, जी पैलेट ने किया। राइबोसोम की खोज किसने किया, जी पैलेट ने किया। अब जीव द्रव का नामकरण, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, पुरकिंज ने किया था। किसने किया था आपका, पुरकिंज ने किया था। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, पुरकिंज ने किया था। तो ये मिलान था, थोड़ा सा आपका टाइपिंग एरर था। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, कौन सा अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का कौन सा अपवाद है, विषाणु है, शैवाल है, या जीवाणु है, या आपका कवक है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद आपका कौन सा है, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा आपका, तो चलिए बताइए। कौन सा आपका, विषाणु है। कौन सा आपका है, विषाणु। विषाणु मतलब विषाणु जो आपका कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा आपका, विषाणु है। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा आपका है, विषाणु है। तो विषाणु जो होता है ये प्रारंभिक सूक्ष्मजीव होते हैं, मतलब प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके, अर्थात इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। विषाणु में जो होती है, अर्थात वायरस में जो आपका कोशिका नहीं पाई जाती है, इसलिए कोशिका सिद्धांत के तथ्य इन पर जो है लागू नहीं होते हैं। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक परजीवी है, जो जीवित कोशिकाओं के भीतर होकर स्वयं की प्रतिकृति बनाते हैं। जो है जीवित कोशिकाओं के भीतर होकर स्वयं की प्रकृति बनाते हैं, कौन, वायरस बनाते हैं, मतलब जीवाणु। तो वही पूछा गया कि कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता, तो कौन नहीं करता आपका, वायरस नहीं करता, मतलब विषाणु जो है नहीं करता। तो ये एक अपवाद स्वरूप है। तो चलिए 4 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु या डीएनए। तो थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि आपका मनुष्य में जो होता है,
मानव में या मनुष्य में जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु होती है, जिसको कहते हैं ओवम। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु होती है, इसको क्या कहते हैं, अस्पर्म। तो सबसे छोटी कोशिका यहाँ पूछी गई कि सबसे छोटी कोशिका मानव में कौन सी होती है, तो अस्पर्म होती है, मतलब शुक्राणु होती है। तो वो शुक्राणु किस में, हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो शुक्राणु हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, मतलब स्पर्म होती है। और जबकि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ओवम, मतलब अंडाणु होती है। और बताया गया था कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडा की होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, न्यूरॉन की होती है, मतलब तंत्रिका तंत्र की होती है। ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग बता दी गई थी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, शुक्राणु था। तो चलिए, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या होगा। प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या जंतु कोशिकाएं या पादप कोशिकाएं। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। क्या हो जाएगा हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिका कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है यह प्रारंभिक एवं सरल संरचना वाली कोशिकाएं होती है, जिनमें जो है केंद्रक झिल्ली, जिनमें जो है केंद्रक झिल्ली का जो है अभाव होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली जो होता है नहीं पाया जाता है। इसलिए केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो है न्यूक्लियोइड नामक अनियमित आकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है किन किन में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है किन किन में पाई जाती है आपकी, वायरस में, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में, तथा नीली हरी शैवाल में, तथा नीली हरित शैवाल में पाई जाती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है ये जो होता है अविकसित रहती है, जिसे जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये जो होती है ये नीली आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है ये अविकसित रहती है, इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है इसे ये विकसित रहती है, इसे आंखों से देखा जा सकता है। जैसे मनुष्य हो गया, ये सारे किस में आ जाएगी आपके, यूकैरियोटिक में आ जाएगी। मनुष्य सारे जो होती है यूकैरियोटिक में आ गए। और वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, या नीली हरी शैवाल हो गया, ये सारी किस में आ जाती है, हमारी प्रोकैरियोटिक में आ जाती है। ये क्या रहती है, अविकसित रहती है प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक जो रहती है हमारी यह विकसित रहती है। तो ये पूछा गया था प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, क्योंकि यह अविकसित होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विषाणु या जीवाणु। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था जो कि विकसित जो रहती है कोशिका उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक कहते हैं। जो कि अब विकसित रहते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया पूर्ण विकसित, मतलब पूर्ण विकसित मतलब किसको कौन सा हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है यह पूर्णतः विकसित होती है, मतलब पूर्ण विकसित होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है अविकसित रहती है, मतलब यह विकसित नहीं रहती हैं। तो पूछा गया था पूर्ण विकसित कोशिकाएं कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है यह हमारी विकसित कोशिकाएं होती हैं। तो 7 का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है संरचनात्मक रूप से पूर्णतः विकसित होती है, जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक, इनमें जो है पूर्ण विकसित केंद्रक हो गया, केंद्रक कला हो गया, झिल्ली युक्त कोशिकांग मतलब जैसे मेम्ब्रेन बाउंड और ऑर्गेनेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को 2 भागों में विभाजित करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को जो है हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं, जंतु कोशिकाएं तथा पादप कोशिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं को जो हम लोग 2 भाग में विभाजित करते हैं, जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं। तो जंतु कोशिकाओं में क्या हो गया, हम लोग मनुष्य हो गया, ये सारे चीज़ क्या हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। और पादप में जितने पादप चीज़ें हैं वो सारी क्या हो गई आपकी सेकेंड, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं सारी क्या, पादप हो गया, जंतु कोशिका सब सारी क्या आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और आपको वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, नीली हरी शैवाल जिसको आंखों से नहीं देख सकते वो सारी क्या आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। जिसको आंखों से देख सकते हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सिंपल है, बस ये चीज़ याद रखिएगा। आंखों से देख सकते हैं वो क्या, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, वो क्या हो गई हमारी, होगी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं।
तो काफ़ी आपको टाइम ले के आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको सारा चैप्टर आपको क्लियर कर दिया जाएगा बायोलॉजी का इसी तरह। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जो है आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका या राइबोसोम। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि पादप कोशिका में कौन सा पाया जाता है हमारा हरित लवक, और यह जो है हमारी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरित लवक। तो हरित लवक हो जाएगा। तो हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक का एक प्रकार है। लवक मतलब प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इनमें जो है 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक जो है आपका प्लास्टिड मतलब हरित लवक जो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका होता है पहला होता है लिकोप्लास्ट होता है, लिकोप्लास्ट होता है आपका, फिर क्रोमोप्लास्ट होता है आपका, फिर आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, लिकोप्लास्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं अवर्णी लवक कहते हैं, और दूसरा क्रोमोप्लास्ट जिसको क्या कहते हैं हम लोग वर्णी लवक कहते हैं, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट ये क्या कहते हैं हरित लवक कहते हैं। तो हरित लवक में जो उपस्थित रहता है पन हरित मतलब क्लोरोफिल जो होता है हमारा हरित लवक जो होता है किसमें क्लोरोप्लास्ट में ही रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो हरित लवक रहते हैं और पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसी प्रकार हरित लवक को पादप कोशिका का जो रसोई घर कहते हैं। इसलिए हरित लवक को क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं हम लोग पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो आपका जो हरित लवक जो है आपका पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह भोजन का निर्माण करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका मतलब हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह क्या करता है भोजन का निर्माण करता है। यह किसमें पाया जाता है पत्ती तथा तना पाया जाता है। तो बता देते हैं क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह भोजन का निर्माण करता है जिसको हरित लवक कहते हैं। यह भोजन का निर्माण करता है। यह जो आपका पत्ती तथा कहाँ रहता है पत्ती तथा तना में पाया जाता है। और दूसरा क्या आपका अवर्णित लवक क्या अवर्णी लवक मतलब किसको क्या कहते हैं लिकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं लिकोप्लास्ट कहते हैं। लिकोप्लास्ट जो होता है आपका ये सारे क्या हरित लवक के प्रकार हैं मतलब प्लास्टिड के प्रकार लवक के प्रकार है। तो आपका लिकोप्लास्ट जो होता है जिसको क्या कहते हैं अवर्णी लवक कहते हैं। क्या कहते हैं अवर्णी लवक कहते हैं। यह जो है भोजन का संग्रह करता है। लिकोप्लास्ट जो है यह आपका भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। और तीसरा जो होता है आपका क्या होता है आपका तीसरा जो होता है आपका तीसरा आपका होता है क्रोमोप्लास्ट होता है। तीसरा क्या होता है आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। तीसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। यह क्या करता है जिसको वर्णी लवक कहते हैं। यह क्या रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट मतलब इसमें क्रोम वर्ड आ रहा है। क्रोम देखते होंगे आप मतलब मोबाइल में रहता है ब्राउजर रहता है क्रोम। तो क्या रहता है एक रंग मतलब रंगीन जैसा रहता है 3-4 कलर के रहते हैं। तो इससे ज़्यादा रखते हैं क्रोमोप्लास्ट जो है यह रंग प्रदान करता है। ये क्या करता है रंग प्रदान करता है। जैसे आपका टमाटर हो गया मिर्च का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है आपका लाइकोपेज के कारण होता है। किसके कारण होता है लाइकोपेज के कारण होता है। किसके कारण लाइकोपेज। तो आपका टमाटर मिर्च का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है लाइकोपेज के कारण होता है। किसके कारण लाइकोपेज। तो उसमें क्या होता है आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। जैसे गाजर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है कैरोटीन के कारण होता है। जैसे चुकंदर का लाल रंग जो होता है विटामिन के कारण होता है। ऐसे फलों का जो पीला रंग होता है वो जंतुफिल के कारण होता है। ये सारी चीज़ें जो आपकी क्रोमोप्लास्ट में आती हैं। तो ठीक है, तो चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई होप आप समझ गए होंगे प्लास्टिड का जो है 3 प्रकार का प्लास्टिड मतलब लवक का आपका 3 प्रकार हो गया। आपको बताया गया था कौन सा आपका बताया गया लिकोप्लास्ट बताया गया, क्रोमोप्लास्ट बताया गया, क्लोरोप्लास्ट बताया गया। ये तीनों जो आपकी प्लास्टिड मतलब लवक के प्रकार हैं ये पादप में पाए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है। किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। किस जीव की कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका भित्ति इसका मतलब क्या है सेल बॉल। कोशिका भित्ति मतलब क्या हो गया आपका सेल बॉल। तो ये पूछा गया कि कोशिका भित्ति जो है आपकी किस जीव की कोशिका में जो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
तो किस में नहीं पाया जाता है? मानव में नहीं पाया जाता है। तो मानव में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मानव में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मानव में जो है क्या कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो होती है आपकी, ये आपका कोशिका भित्ति एक दो तरह का है। देखिए एक संरचना है, कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज से बनी होती है। यह जो है एक पारक में झिल्ली होती है। ये क्या होती है? पारक में झिल्ली होती है जो कोशिका के चारों ओर स्थित होती है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल तथा जीवाणु की कोशिकाओं में पाई जाती है। आपकी कोशिका भित्ति जो है किस किस में पाई जाती है? आपकी पादप में पाई जाती है, आपकी पादप में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, पादप कवक, शैवाल और जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में जो है आपकी पाई जाती है कोशिका भित्ति। और आपका जीवों में, जैसे आपका जीवों में जो है आपका कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उसमें क्या पाया जाता है आपका? उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है आपकी? कोशिका झिल्ली। क्या पाई जाती है आपकी? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली। अब पादप में जो आपकी, पादप में कोशिका वॉल और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। पादप में जो आपका कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। और मनुष्य में हो गया या जीवों में जो हो गया क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, जिसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज का बना होता है। यह केवल क्या है? पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। कोशिका भित्ति क्या करती है? यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को जो सुरक्षा देता है। और जीवाणु का जो पादप होता है, जीवाणु में पादप है। जीवाणु क्या है? पादप है, जिसकी कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? काइटिन की। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? काइटिन की। और देख लेते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होती है यह कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है आपकी पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होती है मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। और कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का जो है नियंत्रण करता है। और ये कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारक में झिल्ली होती है। और कोशिका भित्ति जो होती है यह कोशिका भित्ति जो है यह क्या होती है? पारक में झिल्ली होती है। यह क्या होती है? पारक में झिल्ली होती है। और लेकिन कोशिका झिल्ली क्या है आपकी? अर्धपारक में झिल्ली होती है। कभी कभी इससे भी सवाल बनते हैं एग्जाम में, तो याद रखिए कोशिका भित्ति कैसी है आपकी? पारक में झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली कैसी है आपकी? अर्धपारक में झिल्ली है। कैसी? अर्धपारक में झिल्ली। तो ये अंतर आपका कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में। तो क्या बताया गया था? कोशिका भित्ति जो आपका यह पादप केवल जो है पादपों में पाया जाता है कोशिका भित्ति, और कोशिका झिल्ली जो है यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो याद रखिए इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आराम से आपको बताया गया है, समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोबारा आपको सेल चैप्टर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे सवाल आपको इसी चैप्टर से बनेंगे, जितने बन सकते हैं सारे इसी वीडियो से बनेंगे, इसके एक्स्ट्रा आपको नहीं दिखाई देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, इसमें शामिल क्या होता है? ये सारे एनसीईआरटी का स्रोत से लिया गया सवाल है। तो बताइए कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, इसमें शामिल क्या होता है? केवल कोशिका द्रव या केवल केंद्रक द्रव या कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव दोनों, या कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा अन्य कोशिका। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आपका कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग ये तीनों पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जीव द्रव जिसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव को जो है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव को जो है जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसके अंतर्गत जो हमारा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव तथा कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग शामिल किए जाते हैं। तो इसी के अंदर जो आपका कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव एवं अन्य कोशिकांग जो है शामिल किए जाते हैं जीव द्रव में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव की खोज जो किसने किया था? आपका पुरकिंजन ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजन ने किया था। यह जो एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं जो है आपके जीव द्रव में ही
जीव द्रव के अंदर ही होती है। सारी जो जैविक क्रियाएं जो होती है सभी जो है आपका जीव द्रव्य में ही होती है। इसका जो है 80%, इसका जो 80% भाग जो होता है आपका जल का बना होता है। इसका 80% भाग किसका बना होता है? जल का बना होता है। और इसका जो होता है दो प्रकार होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। और ऐसे तत्व के पूछेगा तो जीव द्रव में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। जीव द्रव में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। और जीव द्रव का जो 80% भाग किसका बना होता है? आपका जल का बना होता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आप याद रखिएगा जीव द्रव से रिलेटेड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी काय को या राइबोसोम को? तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो कोशिका का जो ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो विभिन्न आकृतियों मतलब सूत्र, छड़ तथा गोलक के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु से जो है आपका, आप जानते होंगे 38 एटीपी मिलकर जो होता है ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर जो होता है ग्लूकोज का क्या करता है? निर्माण करता है। जानते होंगे आप। जैसे आपका देखिए कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया बारे में कुछ जान लेते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। और यहाँ क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये ऑक्सीशोषण करता है। क्या करता है? ऑक्सीशोषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका में जो आपका क्या करता है? ऑक्सीशोषण करता है। तो ऑक्सीशोषण कौन करता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। या ऐसे कह सकते हैं कोशिका में शोषण का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका में शोषण का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप जो है आपका एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें जो है ऊर्जा मिलती है। इसी कारण जो है कोशिका को क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या कहते हैं? कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, या शक्ति गृह कहते हैं, या ऊर्जा घर कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो इसके कुछ फैक्ट थे माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? राइबोसोम को, न्यूक्लियोसोम को, या लाइसोसोम को, या गोल्गी कॉय को? तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। तो किस कोशिका को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं हम लोग? लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम में जो है, इसमें लाइसोसोम जो है ये कोशिका के अंदर जो पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम जो है आपका कोशिका के अंदर जो है क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर जो आपका जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर अगर कोई अंग यदि सही से काम नहीं करता है तो यह जो है उस अंग को जो है नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका जो है कार्य नहीं करती है तो यह क्या करता है? फट जाता है, जिससे क्या होता है? पूरी कोशिका जो है नष्ट हो जाती है। अतः इसे क्या कहते हैं हम लोग? आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को कहते हैं। और लाइसोसोम की खोज किसने किया था? आपका डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। और एक नोट में याद रखिएगा, एक नोट में आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में सवाल बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि आरबीसी में क्या है? लाइसोसोम पाया जाता है। आरबीसी में जो है लाइसोसोम पाया जाता है। जी बताइए क्या होगा? लाइसोसोम में आरबीसी पाया जाता है? तो नहीं, आरबीसी के अंदर जो आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर जो आपका लाइसोसोम जो है नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो आपका आरबीसी जो है मरने के बाद कहाँ चल जाता है? वो प्लीहा में चलता है, मतलब स्प्लीन में जो है चल जाता है। जिस कारण जो है आरबीसी का कब्र कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। आरबीसी का कब्र कहते हैं। तो आपका आरबीसी में जो आपका क्या लाइसोसोम जो है नहीं पाया जाता। आपका आरबीसी में जो आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा।
तो किस कोशिका को कोशिका क्या होता है थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम को तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये तो जानते होंगे। और गोल्जी को की जानते होंगे आप, किसने क्या था, कैमिलो गोल्जी ने क्या था, खोज क्या था गोल्जी बॉडी की। और गोल्जी को क्या करता है, ये पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। तो क्या गोल्जी को क्या कहते हैं हम लोग, यातायात में सहायक है। क्या कहते हैं, पदार्थों का परिवहन करता है, इसे यातायात में सहायक करता है गोल्जी का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारा लाइसोसोम हो गया। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहा जाता है किसको, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहा जाता है किसको, रसधानियों को, या राइबोसोम को, या गोल्जी को, या सेंट्रोसोम को कहते हैं। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो प्रोटीन का कण किसको कहते हैं, राइबोसोम को। 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 तो राइबोसोम को समझने के पहले जो आपको समझना पड़ेगा किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किसको समझना पड़ेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यह कोशिका के अंदर से जो आंतरिक सहायता देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं अंतःप्रद्रव जालिका। अंतःप्रद्रव जालिका यह क्या करता है, कोशिका का जो है आंतरिक कंकाल कहते हैं, यह जो आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक कौन सा होता है आपका, एक रफ होता है, एक आपका रफ होता है, क्या होता है आपका स्मूथ होता है। एक रफ होता है, एक आपका क्या होता है, स्मूथ होता है। एक रफ होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो स्मूथ में आपका कौन कौन सा हो गया, आपका स्मूथ में आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सब क्या हो गया आपका स्मूथ में हो गया। कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, ये सब सारा क्या है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ में जो होता है छोटे छोटे आपके दाने जिससे होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं आपके, राइबोसोम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं आपके, राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा राइबोसोम से, राइबोसोम जो है कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम जो आपका कोशिका के अंदर, राइबोसोम आपका कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। तो सबसे छोटा अंग कौन सा आपका, सबसे छोटा अंग कौन सा आपका, राइबोसोम है। कौन सा आपका, राइबोसोम। तो कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन सा आपका, राइबोसोम है। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन सा आपका, राइबोसोम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और यह क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और राइबोसोम जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। राइबोसोम कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक 70S राइबोसोम होता है, दूसरा क्या होता है आपका SCS राइबोसोम होता है। एक होता है 70S राइबोसोम होता है, दूसरा क्या होता है SCS राइबोसोम होता है। एस का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। एस का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। तो राइबोसोम जो होता है दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होता है यह जो होता है हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो क्या होता है आपका 70S राइबोसोम होता है। जैसे अमीबा हो गया, नीली सवाल हो गया, जीवाणु हो गया, सब सारी चीज़ क्या होती है आपकी 70S राइबोसोम होती है। और 80S राइबोसोम हो गया जिसमें यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। यह जो होता है 80S राइबोसोम में, जैसे मनुष्य हो गया 80 से क्या आपका 80S राइबोसोम में आ जाएगा, 80S राइबोसोम पाया जाता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें थी, इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। यकृत कोशिकाओं में, या श्वेत रक्त कोशिकाओं मतलब WBC में, ये हो गया WBC, या RBC में मतलब रक्त लाल रक्त कोशिकाएं, या मांसपेशीय कोशिकाएं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बताया गया था किस में आपका, तो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाया था, किस में नहीं पाया था आपका RBC में। तो किस में नहीं पाया था आपका RBC में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया था, RBC में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया था। तो स्तनधारियों जिसको क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं, कि विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक जो है नहीं पाया जाता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा दो चीज़ें, कि आपकी जो स्तनधारी जैसे मैमल्स की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं मतलब RBC में जो है, RBC मैमल्स मतलब आपका स्तनधारी के RBC में जो आपका क्या क्या नहीं पाया था, आपका माइटोकॉन्ड्रिया और आपका केंद्रक।
माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक जो है नहीं पाया जाता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आरबीसी के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक जो है नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक जो आपका आरबीसी में नहीं पाया जाता है। आरबीसी कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी क्या करता है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है परिवहन करता है। तो आपका आरबीसी क्या करता है, फेफड़ा से जो है कोशिका तक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, फिर कोशिका से जो फेफड़ा तक क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है परिवहन करता है। तो याद रखिएगा कि आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक जो आपका नहीं पाया जाता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में जो है डीएनए पाया जाता है, गोल्जिकाय में, तारकाय में, या लाइसोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रियम। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए किस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकाओं में जो है डीएनए नहीं पाया जाता, तो किस में नहीं पाया जाता आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो किसमें नहीं पाया था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आनुवांशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल है जो माता पिता के जैविक गुणों को जो है संतानों में हस्तांतरित करता है। कौन करता है, डीएनए। डीएनए जो है जंतु एवं पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। डीएनए जो आपका जंतु तथा पादप कोशिकाओं के केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है यह पादप एवं शैवालों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल में भी पाए जाते हैं। तो आपका डीएनए जो है आपका, डीएनए जो आपका किस में, डीएनए जो है आपका जंतु हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया, पादप हो गया, जंतु पादप। तो आपका डीएनए जो जंतु एवं पादप कोशिकाओं के केंद्र तथा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये जो है डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। डीएनए जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो आपका पादप में हो गया, आपको शैवालों की कोशिकाओं में पाया जाता है। शैवालों की कोशिका में भी और पर्णहरित में भी, और किस में भी, पर्णहरित, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो आपका डीएनए जो होता है किस में पाया जाता है, आपका जंतु में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल में पाया जाता है, और शैवालों की कोशिका में पाया जाता है। ये 4-5 चीज़ें याद रखिएगा। तो आपका डीएनए किस में पाया जाता है, आपका जंतु में पाया जाता है, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल में, और शैवालों की कोशिकाओं में जो आपका डीएनए पाया जाता है। तो ये पूछा गया था कि कोशिका में जो है केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिका में जो है डीएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आए। गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है। गुणसूत्र जो है निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है, क्रोमैटिन धागों का, या आरएनए का, या डीएनए का, या जीन का। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो किसका है, क्रोमैटिन धागों का। किसका है, क्रोमैटिन धागों का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर, क्रोमैटिन धागों का। क्रोमैटिन धागे केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं जो न्यूक्लियो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्रोमैटिन धागे के इस परिवर्तित रूप को जो है गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र जो है मूलतः क्रोमैटिन धागे न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए तथा क्षारीय प्रोटीन मतलब हिस्टोन से निर्मित होता है। डीएनए के क्रियात्मक भाग को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स तो उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ में हम जान लेते हैं कि गुणसूत्र निम्नलिखित में किसका परिवर्तित रूप होता है, क्रोमैटिन का होता है। किसका होता है, क्रोमैटिन का होता है। जब हम गुणसूत्र पढ़ेंगे तो आपको सारी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्रोमैटिन धागों का, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी, प्रोटीन की, कि कार्बोहाइड्रेट की, या लिपिड से, या ए और बी दोनों से। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए 17 का आंसर बताइए क्या होगा, किसकी बनी होती है, बताइए। किसकी बनी होती है, आपकी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे। आपका प्रोटीन और लिपिड की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, आपकी प्रोटीन
प्रोटीन और लिपिड की, प्रोटीन और लिपिड की जो होती है कोशिका झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की, प्रोटीन और लिपिड की जो आपकी कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड तथा प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से निर्मित होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड तथा प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से निर्मित होती है। यह कोशिका द्रव की बाहरी परत है जो लचीली होती है। इसका लचीलापन कोशिका को बाह्य पर्यावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से होता है। बाहरी परत, आंतरिक परत एवं मध्य परत से मिलकर होता है। इनसे बाहरी एक आंतरिक परतों का निर्माण प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत का निर्माण जो है लिपिड या वसा द्वारा होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप रिपीट करके समझ सकते हैं। काफ़ी आसानी से बताया गया है, काफ़ी टाइम लेके बताया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड जो है लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन तथा लिपिड जैसे कार्बनिक अणुओं की बनी होती है, प्रोटीन तथा लिपिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? प्रोटीन और लिपिड। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए बताइए, मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती है? यकृत में, ग्रहणी में, या तिल्ली में, या अग्नाशय में? तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? किस में बनती है? तिल्ली में। किस में बनती है? आपकी तिल्ली में बनती है। किस में बनती है? आपकी तिल्ली में बनती है। किस में बनती है? तिल्ली में। तो मानव शरीर की लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती है? आपकी तिल्ली में बनती है। किस में बनती है? तिल्ली। किस में बनती है? आपकी तिल्ली में बनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो लसिका कोशिकाएं जो है एक प्रकार की जो है श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। ये आपका लसिका कोशिकाएं जो होती है एक प्रकार की क्या होती है? आपकी WBC होती है, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, मतलब WBC होती है। इसको कहते हैं लिम्फोसाइट सेल कहते हैं। एक प्रकार की क्या आपकी रक्त कोशिकाएं जिनका निर्माण जो है लसिका ग्रंथियों, तिलियों, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। आपका लसिका कोशिका का जो निर्माण किस अंग के द्वारा किया जाता है? आपका लसिका ग्रंथियों, पहला आपका लसिका ग्रंथियों और तिल्ली और थाइमस ग्रंथि तथा अस्थिमज्जा। लसिका ग्रंथि हो गया, लसिका ग्रंथि, तिल्ली हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया और अस्थिमज्जा। ये 4 चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका लसिका ग्रंथि की जो है किस का निर्माण जो है आपका होता है? तो आपका लसिका ग्रंथि का निर्माण कहाँ से होता है? लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है। तिल्ली अथवा प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी वाहिनी विहीन ग्रंथि है। वाहिनी विहीन ग्रंथि कौन सी? तिल्ली तथा प्लीहा। और यह रोग प्रतिरोधक तंत्र का एक भाग है आपका। तो लसिका कोशिका क्या है? तरह का क्या है? रोग प्रतिरोधक तंत्र का जो है एक भाग है। चलिए कुछ चीज़ें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको बता देते हैं हम। जैसे प्रमुख कोशिकाएं, कोशिकीय रचना और उनके कार्य बता देते हैं आपको क्या क्या है। जैसे देखिए कोशिका भित्ति। जैसे कोशिका भित्ति का कार्य क्या आपका? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना और कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान कौन करता है? आपका कोशिका भित्ति करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करता है। और अंतर प्रदर्श जालिका मतलब कहते थे इसको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, आपको बताया गया था। क्या करता है? कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार या आंतरिक कोशिकाएं परिवहन। और माइटोकॉन्ड्रिया हम बताए थे कि कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण, इसको क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। और गोल्जी उपकरण बताए थे विशिष्ट पदार्थों का स्थिरवन, संचय और उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता। राइबोसोम बताया था प्रोटीन संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल। राइबोसोम बताए थे आत्महत्या की थैली, जिसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार पाए जाते हैं। और सेंट्रोसोम पता है कोशिका विभाजन सहायता करता है। और हाइट लेवल बताया था आपको, और बर्नी लेवल बताए थे आपको, और बर्नी लेवल बताए थे। और केंद्रक बताए थे कि कोशिका के उपापचय कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायता करता है, या नियंत्रण केंद्र। और केंद्र को क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और गुणसूत्र जो है जीन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण है। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे जैसे चैप्टर आपका आएगा, गुणसूत्र का आएगा, क्रोमोसोम का आएगा और बाकी जितने, तो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ये सारी आपकी थी सेल से रिलेटेड आपका सवाल था। किससे रिलेटेड था? आपका सेल से रिलेटेड आपका ये सारे सवाल थी। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। अब तो कैसा लगा आपको ये आपका चैप्टर कैसा लगा आपका सेल का? तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।